Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme bhi tapestry of the past. In this theme we are studying chapter number 2 reshaping India's political map. कैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है वो चेंज हो रहा था, कब दिल्ली सुल्तान आए थे, कब मराठास आए थे, कब मुगल एम्पायर फॉर्म हुआ था. The big questions: how did foreign invasions and the rise of new dynasties reshape India's political boundaries during this period? कैसे जो है विदेशी आक्रमण हुए भारत के ऊपर, उसकी वजह से जो है नई नई डायनेस्टी जो है उभर के आई और उसकी वजह से जो है हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री का जो शेप है वो दोबारा से फॉर्म होता चला गया. Question number 2. How did Indian society respond to invasions? How did India's economy adapt during times of political instability? कैसे जो हमारा भारत समाज है उसका इन्वेशन के प्रति जो आक्रमणकारी थे उनके प्रति क्या उनकी प्रतिक्रिया रही और कैसे जो है हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें चेंजेस देखने को मिले जब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली. कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि कभी कोई राजा है वो उसका जो किंगडम है उसने ज़्यादा एरिया अपनी टेरिटरी बढ़ा लिए, फिर उसकी टेरिटरी पे किसी और ने कब्जा कर लिया. इस तरीके से जो है बहुत उस टाइम पे जो है इससे हमारी इकोनॉमी पे जो है इसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल? और जब इस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी तो उसके क्या प्रभाव पड़ रहा था जो लोग रह रहे थे वहाँ पे. ओके, इन सारे टॉपिक्स को जो है हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. फर्स्ट यू विल से दिस फिगर. ये फिगर एक आपको शो की गई है. इसमें ये फिगर है फिगर 2.1 एन एरियल व्यू ऑफ द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली. ये एरियल व्यू जो है आपको पूरा व्यू शो किया गया है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर है. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पिक्चर जो है हमें बिल्कुल कुतुब मीनार का व्यू जो है वो सही तरीके से दिख रहा है इसके अंदर. अब जो है हम इसमें ये टाइमलाइन देखने वाले हैं. फिगर 2.2 इसमें पूरी टाइमलाइन हमको शो की गई है. सबसे पहले जो है जो स्टार्टिंग हुई थी दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1206 से स्टार्टिंग हुई थी. ओके, 1206 में क्या हुआ था, जो हमारा दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना हो गई थी. ओके, उसके बाद आप देखेंगे 1326 में रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेवाड़ किंगडम, पुनर्स्थापना हुई थी किसकी, मेवाड़ के किंगडम की. 1336 में देखेंगे आप लोग स्थापना हुई थी विजयनगर एम्पायर की. ओके, ये सारे जो टाइमलाइंस है इसको हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को. 1347 में क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द भामनी सल्तनत. ठीक है, भामनी सल्तनत जो है इसकी स्थापना हुई थी 1347 में. 1398 में आप लोग देखिए तैमूर ने क्या किया, दिल्ली पे अटैक किया था. ओके, उसके बाद आप लोग देखो 1498 में अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया. पोर्चुगीज जो है वो इंडिया के अंदर आए थे और इन पोर्चुगीज का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, सबसे पहले पोर्चुगीज जो हमारे देश में आए थे उनका क्या नाम था. ओके, तो पोर्चुगीज जो है वो 1498 में आए थे. ओके, अब जो है इसको हम समझने वाले हैं इस कंटेंट को. The period in this chapter and the next is often called the later part of the medieval period of Indian history. जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर और जो अगला चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जिस पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे वो इसका आखिरी हिस्सा माना जाता है मिडवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री का. द टर्म मिडवल बिटवीन टू एजेस was originally applied to European histories. जो टर्म है मिडवल जो है दो एजेस का समय है, मतलब दो युगों के बीच का समय है जिसमें हम यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में जो है इसमें बताया गया है कि कैसे जो है फॉल हुआ था रोमन एम्पायर का, और रोमन एम्पायर का फॉल कैसे हुआ था वो भी 5th सेंचुरी CE. अगर आपको 5th सेंचुरी CE जो भी दिया जाता है या कोई भी सेंचुरी अगर आपको दी जाती है तो इसको हम कैसे समझते हैं. इट मीन्स कि जो सेंचुरी जो होती है वो 100 ईयर्स की होती है, उसकी 100 ईयर्स जो हम पीछे की तरफ जाते हैं. अब 5th सेंचुरी की यहाँ पे अगर बात हो रही है तो इसको हम कैसे बोलेंगे, 400 to 499 तक का जो टाइम पीरियड रहा होगा उसको हम बोलते हैं 5th सेंचुरी CE. टू द रिनाइसेंस यूरोप कल्चर रिवाइवल इन द 14th to 16th सेंचुरी. तो इसमें आप देखेंगे
रोमन एम्पायर का गिरना हुआ। और रिनाइसेंस क्या हुआ? रिनाइसेंस का मतलब होता है कि जो यूरोप की जो संस्कृति थी वो वापस से दोबारा आई 14 से लेकर 16 सेंचुरीज के बीच में। और उसमें क्या देखने को मिला कि दोबारा से जो है पुनः जो है खोज की गई थी ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर की। वहां पे आपको आर्ट और लिटरेचर जो है बहुत फ्लोरिश होते हुए दिखाई दे रहा था। इट वॉज वंस थॉट टू मार्क अ डार्क एज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। इससे पहले जो पीरियड रहा है उसको उन्होंने क्या बताया है? डार्क एज। ठीक है, जो इससे पहले जो पीरियड रहा मॉडर्न साइंस के आने से पहले उसको डार्क एज बताया है। तब तक मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब उसको डार्क एज पीरियड बोला जाता था। बट ऑफ कोर्स यूरोप्स एंड इंडिया हिस्ट्रीज आर वेरी डिफरेंट। लेकिन जो हमारे यूरोप की जो इतिहास है यूरोप का और जो हमारे भारत देश का इतिहास है, दोनों ही चीजें जो है वो अलग अलग है। सो अप्लाइंग द सेम टर्म मिडवल टू बोथ इज नॉट आइडियल। अगर हम दोनों के लिए सिर्फ मिडवल वर्ड यूज करें तो ये एक आदर्श नहीं है, सही नहीं है। एंड हिस्टोरियंस डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन विच पीरियड कवर्स इन इंडिया। और जो हमारे इतिहासकार हैं वो भी इस चीज से सहमत नहीं है कि किस पीरियड में जो है, मतलब इस पीरियड में जो है इंडिया की हिस्ट्री को कवर नहीं किया गया है, उस चीज से सहमत नहीं है। ठीक है, वी विल समटाइम्स हैव टू यूज द टर्म मिडवल बट फॉर अस इट सिंपली मीन्स द पीरियड फ्रॉम 11 टू 17 सेंचुरी। अगर हम मिडवल पीरियड की बात करें हमारे भारत देश के अंदर तो उसमें जो है 11th से लेके 17 सेंचुरी तक का जो पीरियड रहा है उसमें हमारे भारत देश की बात हुई है, वो मिडवल हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। हमारे भारत देश की जो मिडवल हिस्ट्री जो है वो 11th सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी में देखने को मिलती है। ओके, इसमें जो है इस टाइम पीरियड में जो है हमारी मिडल पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 11th टू 17th सेंचुरी क्या होता है? 11th टू 17th सेंचुरी हम कैसे मानेंगे? 100 साल बैक जाएंगे 11th सेंचुरी तो इट मीन्स 1000 ईयर्स टू कितना टाइम पीरियड होगा? 1699। ओके, ये जो टाइम पीरियड होगा इसको हम बोलेंगे 11th टू 17th सेंचुरी। ओके, हम लोग 100 ईयर्स बैक जाते हैं इस तरीके से। ओके, in tapestry of the past chapters we have tried to keep as few dates as possible। जब हमने जो हमारा टेपिस्ट्री ऑफ द पास्ट जो है अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे डेट्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। ओनली दोज दैट मार्क इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, ऐसे डेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे रेफरेंस पॉइंट से संबंधित है, उन्हीं को पढ़ेंगे जो ज़रूरी हैं। सभी डेट्स को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। यू विल फाइंड इट हेल्पफुल टू कीप रिविजिटिंग द टाइमलाइन ऑफ इन दोज चैप्टर्स। और आप एक चीज़ और देखेंगे, और ये जो डेट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि कब कौन सा पीरियड आया। जैसे कि अभी हमने देखा कि दिल्ली जो सल्तनत था उसकी स्थापना कब हुई, रिस्टेब्लिशमेंट कब हुआ मेवाड़ किंगडम का। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइमलाइंस जो है, और बार बार जब हम टाइमलाइन को देखते हैं ना तो ये हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है हमें हिस्ट्रीज को समझ, जो हमारा इतिहास है उसमें क्या क्या इवेंट्स रहे हैं उन सब चीज़ों को समझने में। Revisit the maps too, as they will help you visualize the geography that was traversed by armies, common people, traders, scholars और spiritual figures। अगर हम बार बार मैप को देखते हैं, ओके, अगर हम बार बार मैप को देखते हैं तो ये हमें जो है हमारे जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उसको देख कर समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मैप को अगर हम बार बार ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे आर्मीज थे, कहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, कहाँ पे किस टाइम पीरियड में ट्रेडर्स थे, और कहाँ पे विद्वान थे, कहाँ पे स्पिरिचुअल फिगर राइज हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम मैप को देखते हैं तो बहुत अच्छे से जो है हम इसको समझ जाते हैं और हमें लर्न भी हो जाती हैं चीज़ें बहुत सारी। ओके, फर्स्ट यू विल सी दिस टाइमलाइन। ओके, पहले हम ये टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आप देखेंगे 1520 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1520 से लेके 1800 तक की ये टाइमलाइन शो की गई है यहाँ पे। और जो फर्स्ट जो इसमें इवेंट दिखाया गया है 1526 से स्टार्ट किया गया है वो। तो पहला जो इवेंट जो इसमें हुआ है टाइमलाइन में, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सबसे पहली जो पानीपत का जो युद्ध हुआ है वो 1526 में हुआ है। वो किसके बीच में हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी। ओके, लेकिन यहाँ पे जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी जब बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीत लिया था। ओके, 1556 में हम देखें सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, अकबर डिसिसिव विक्ट्री, अकबर की जीत हुई थी इसमें। नेक्स्ट आप लोग देखिए 1565 में बैटल ऑफ टेलीकोटा हुई।
जिसमें क्या हुआ, जो विजयनगर शहर था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, वो पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद आप देखिए 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, जिसमें महाराणा प्रताप फोर्स टू रिट्रीट, महाराणा प्रताप था उसको फोर्स किया गया कि तुम वापस चले जाओ यहाँ से युद्ध छोड़ के। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट, द अहोम्स डिफीट द मुगल्स। इसमें क्या हुआ, जो आसाम के जो लोग रहते थे उनको अहोम्स बोला गया, उन्होंने क्या किया, मुगल्स को हरा दिया था। 1699 में आप आ जाइए, 1699 में अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई खालसा की बाय गुरु गोविंद सिंह ने, जो खालसा की जो स्थापना की थी यहाँ पे, उसकी नींव रखी थी 1699 में बाय गुरु गोविंद सिंह। ओके, नाउ यू विल सी 1754 में बिगनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ऑफ दिल्ली। मराठा जो है उन्होंने पूरा कंट्रोल जो है दिल्ली पे कर लिया था 1754 में, उसकी शुरुआत हो गई थी दिल्ली पे कंट्रोल करने की बाय मराठास। अब हम देखेंगे 1799 में, आप देखिए स्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिख एम्पायर, जो सिख एम्पायर था, सिख साम्राज्य था, उसकी स्थापना हो गई थी। ओके, spellings because of difficulties in transcribing the Persian script in the Roman script, you will find some alternative spellings in the parentheses here and there. बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है जब हम पर्शियन स्क्रिप्ट से, जब हम रोमन स्क्रिप्ट में जब में लिखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। यू विल फाइंड सम ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स, तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स भी गिवन है। पेरेंथेसिस हियर एंड देयर, पेरेंथेसिस का मतलब होता है आसपास कि जो उसी के आसपास कुछ थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाए क्या किस तरीके से जो स्पेलिंग्स में चेंजेस देखने को मिले। खलजी को खिलजी बोला गया। ओके, ऐसे ही सिमिलरली वी यूज द हेयर टर्म हियर द नाउ स्टैंडर्ड स्पेलिंग, लेकिन अभी इसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड स्पेलिंग का यूज किया है मुगल के लिए। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मुगल है, मुगल की स्पेलिंग MUGHAL है, बट ऑल्टरनेटिव सच एज मुगल, और यहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, मुगल को, मुगल जो है भी हो सकता है, मुगल की जगह हम मुगल भी लिख सकते हैं और मोगल भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है हमें ऑल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं स्पेलिंग्स के, मुगल्स के और खलजी के। ओके, a new era in Indian spelling, a new era in India's journey began in the early 11th century। एक नया जो एरा है वो भारत की यात्रा का शुरुआत हो रहा है 11th सेंचुरी में, जिसको मिडवल टाइम पीरियड बोल रहे हैं। इन्वेजन फ्रॉम बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन रीशेप द इंडियाज पॉलिटिकल मैप। जो आक्रमण हो रहे हैं हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर, जो हिंदू कुश माउंटेन कहाँ पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसके वजह से जो है हमारा जो भारत देश का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नो डाउट इंडिया हैज सीन मच वॉरफेयर इन अर्लियर पीरियड्स। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि जो भारत जैसे देश है वहां पे क्या पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई, लड़ाइयाँ देखने को नहीं मिले, कि युद्ध नहीं हुए हैं। बट द स्पीड ऑफ इन्वेशन बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन जो बहुत जल्दी जल्दी आक्रमण हो रहे थे लोगों के ऊपर बाहर, जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस वाले एरिया से जो इन्वेशन हो रहे थे इस पीरियड में, वो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से जो है हमको इस तरीके से जो है इन्वेशन देखने को मिलेंगे। मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स वर सेंट्रल एशियन। बहुत सारे जो इन्वेडर्स जो आए थे ना वो सेंट्रल एशिया के थे। ओके, सेंट्रल एशिया वाले एरिया से आए थे। आक्रमणकार जो इन्वेडर्स कौन होते हैं, जो हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, वो कौन थे, टर्किक थे और अफगान लोग थे। ठीक है, दे वर ड्रॉन टू इंडिया नॉट ओनली फॉर हर रिप्यूटेड रिचेस एंड फॉर टेरिटोरियल एम्बिशंस। वो भारत देश के अंदर सिर्फ पैसा दौलत लूटने नहीं आए थे। ठीक है, उनके टेरिटोरियल एम्बिशंस भी थे, वो अपना जो एरिया था उसको बढ़ाना चाहते थे, अपने उस एरिया पे जो एरिया जो था अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए वो दूसरों के एरिया पे कब्जा करना चाहते थे, जिससे कि उनका एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उनका टेरिटोरियल एम्बिशंस का मतलब ये हुआ कि वो अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे, बट ऑल्सो ऑफन टू स्प्रेड बाय फोर्स ऑफ वायलेंस। और वो ऐसा जो है किसी हिंसात्मक तरीके से भी ये वो चाह रहे थे कि हम अपना एरिया बढ़ा लें और बहुत ज्यादा पैसा लूट लें यहाँ से। और एक और तरीका उन्होंने अपनाया था, अपने द ओन वर्जन ऑफ द रिलीजन, या तो फिर हम लोगों को क्या करेंगे, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को अपने धर्म में फंसाएंगे। इस तरीके से जो है वो लोग क्या कर रहे थे,
बहुत जो इन्वेडर्स आए थे सेंट्रल एशिया से, एशियन से, जो कि तरकीब अफगान थे, वो इंडिया पे इस तरीके से क्या कर रहे थे, अपने टेरिटोरियल एम्बिशंस को बढ़ा रहे थे, लोगों को, वहां के लोगों को फोर्स कर रहे थे कि तुम हमारे धर्म को अपना लो, और हिंसात्मक तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा पैसा और अपनी टेरिटरी को, अपने एम्पायर को बड़ा कर रहे थे। ओके, let us now explore in this chapter the ever changing landscape of India from 13th century onward. अब जो है इस चैप्टर के अंदर इस तरीके का हम लैंडस्केप देखने वाले हैं इंडिया का, जो कि 13th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये जो मैप है इस मैप को शो किया गया। ओके, ये देखिए फिगर 2.3, ये फिगर है हमारा 2.3। A comparison of the territories under the Tughlaqs and the Lodhis 13 to 15 centuries and regional powers in the south and east। तो यहाँ पे दिखाया गया कैसे जो है टेरिटरी का कंपैरिजन किया गया है तुगलक के अंदर में और लोधी के अंदर में, ठीक है, अंडर में, और वो भी 13 से लेके 15 सेंचुरी में जो है ये टेरिटरीज जो है इनका कंपैरिजन किया है, और रीजनल पावर्स जो है वो कहाँ पे किसकी पावर रही है, साउथ में और ईस्ट में किसकी पावर रही है, उसको पूरा यहाँ पे शो किया गया है। तो फर्स्ट हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पे ईस्टर्न गंगा टेरिटरी जो है वो फॉर्म हुई है। ओके, ये है ईस्टर्न गंगा टेरिटरी। तो ईस्टर्न गंगा टेरिटरी वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये यहाँ पे ईस्टर्न गंगा टेरिटरी थी, वो भी अंडर नरसिम्हा देव के अंदर। ओके, उसके बाद आप लोग देखेंगे, उसके बाद जो है होयशाला टेरिटरीज आई, जो कि 1300 के आसपास आई थी। तो होयशाला टेरिटरीज कौन कहाँ है, ये वाला पार्ट है होयशाला टेरिटरी, जो कि साउथ में है। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखिए इसमें एक्सटेंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी जो है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलती है, जो आपको ये जो इस तरीके से लाइनिंग वाला जो एरिया ये जो दिखाई दे रहा है शेडेड वाला, सिर्फ ये वाला एरिया छोड़ के, ठीक है, इतना एरिया छोड़ के जितना भी एरिया आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, वो सारा किसका है, ये सारा एरिया जो है ये तुगलक डायनेस्टी का है। ये सारा जितना शेडेड रीजन इस पूरे मैप में दिया गया है ना इंडिया के, वो सब किसका है, तुगलक डायनेस्टी का रहा है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी जो है उसने अपना एरिया कहाँ तक एक्सपेंड किया था, ये लोधी डायनेस्टी वाला एरिया। ओके, ये लोधी डायनेस्टी वाला एरिया है, जो कि किस ईयर में देखने को मिला, 1479 में। उसके बाद देखें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज जो थी वो देखने को मिली, कौन कौन सी हैं, दिल्ली हो गया, ग्वालियर हो गया, जौनपुर हो गया, दौलताबाद हो गया, जाजनगर हो गया, हेलबिडू हो गया, बेल्लोर हो गया, मदुरई। तो ये इस तरह की बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो वहां पे पावर्स राइज होती हुई दिखाई दे रही थी। ओके, फिगर 2.4 हम लोग देख लेते हैं। द कुतुब मीनार की ये फिगर है, ठीक है, ए सेक्शन ऑफ द कुत उल इस्लाम माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है कुतुब मीनार की फोटो गिवन है आपको यहाँ पे, और इसमें जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का है। जो कुतुब मीनार जो बनाया गया है, जो भी इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही हुआ था, ठीक है, वो भी अर्ली 13th सेंचुरी में। इट मीन्स 1200 से लेके 1299 का जो समय रहा है उसको 13th सेंचुरी बोला जा रहा है। एंड वाज कंप्लीटेड बाय लेटर सुल्तान। बाद में इसको जो पूरा जो ये जो किला जो बन के कंप्लीट हुआ है ना, इसको किसने कंप्लीट करवाया, बाद में इस किले को दिल्ली सल्तनत ने करवाया। ओके, अकबर के टाइम पे ये शुरू हुआ, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया था, लेकिन कंप्लीट इसको बाद में सुल्तान लोगों ने किया था इसमें, ठीक है। An inscription states that materials from 27 destroyed Hindu and Jain temples were used in the construction of some of which can be seen here। और जो इंस्क्रिप्शन जो है, जिस स्टेट से इंस्क्रिप्शन का जो मटेरियल आया गया वो फिर बाद में क्या हुआ, डिस्ट्रॉय कर दिया गया हिंदू और जैन टेम्पल्स के द्वारा, और इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया था, सम ऑफ विच कैन बी सीन है, कुछ आपको कंस्ट्रक्शन जो है जो हिंदू और जैन टेम्पल्स का लाया गया था, अब वो कुछ मटेरियल्स उसमें से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलता है उस तरीके का। ओके, अब जो है हम इसमें राइज एंड फॉल पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। We begin our journey here with the Delhi Sultanate, formed after the defeat in 192
of King Prithviraj Chauhan who ruled over parts of northwestern India. ये जो हमारी यात्रा है जो है अब जो है दिल्ली सुल्तान से शुरू हो रही है। कैसे दिल्ली सुल्तान जो हैं उन्होंने जब फॉर्म हुआ था जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था बैटल ऑफ तराइन आई थिंक 1192। ठीक है, फिर उन्होंने जब जीत ली थी जब दिल्ली सुल्तान जीत गए थे उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे। तो मैं आपको शो कर देती हूँ कौन से वाले एरिया पे जो है शासन किया था। ये वाला एरिया, ये वाला हमारा क्या है, नॉर्थ वाला एरिया है, ये वेस्ट वाला। यहाँ वाले एरिया पे क्या हुआ, जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने अपना राज्य करना शुरू कर दिया था। This sultan saw the rule of 5 successive foreign dynasties of Turkic Afghan origin। तो उसके बाद देखेंगे जब सल्तनत साम्राज्य बनने लग गया तो 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टी आई। ठीक है, लगातार जो है विदेशी जो है विदेशी वंशज की जो डायनेस्टीज जो है वो देखने को मिली, वो भी टर्किक अफगान ओरिजिन से थी वो। ठीक है, मामलुक जो है सबसे पहले इसमें मामलुक आए थे जो कि स्लेव डायनेस्टी के थे। उसके बाद आप देखेंगे खलजीज आए थे। ठीक है, पहले आए थे आपके मामलुक स्लेव डायनेस्टी से, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा खिलजीज, और खिलजीज को खलजीज भी बोला जाता है। उसके बाद आए तुगलक, देन आपका सैयद आए, उसके बाद कौन आए, लोदीज आए। तो ये सारे कौन थे, ये 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ टर्किक अफगान ओरिजिन की थी। द पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, और जो नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट था वो दिल्ली सल्तनत के पूरे कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, उसके आसपास के जो आस पड़ोस के जो किंगडम थे वो भी दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ गए थे, जैसे कि ईस्टर्न गंगास इन द ईस्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ ईस्टर्न गंगास कहाँ है, ये वाला ईस्टर्न गंगा की हम बात करें, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला सॉरी ईस्टर्न गंगा वाला जो पार्ट है ये वाला, और होयसला टेरिटरीज वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला सारा जो पार्ट है ये दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ गए थे। ओके, also emerged as a thriving centers of art, culture and administration। और यहाँ पे जो है यहाँ पे केंद्र बने हुए थे आर्ट से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। The city of Delhi also assumed a bigger role in the political landscape of northern India। और जो दिल्ली जो शहर है इसका बहुत बड़ा रोल रहा है जो नॉर्दर्न इंडिया पे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप बना है उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल रहा है दिल्ली का। ओके, द सुल्तानेट पीरियड वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और इस पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि कभी इसमें आप देखेंगे ईस्ट गंगा टेरिटरी वाले रीजन पे अंडर जो कि वो नरसिम्हा देवा के इनके अंडर में था, फिर होयसला टेरिटरीज बनी थी, और फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर लोधी डायनेस्टी आई। तो सभी एरिया में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली। दिस रिजल्टेड इन मिलिट्री कैंपेन्स दैट रेडेड विलेजेस एंड सिटीज। और इसका परिणाम क्या निकला, जो सैन्य अभियान चलने लग गए। ठीक है, सेना के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, गांव में शहरों में रेड डालनी शुरू करी। ठीक है, और वहां से लूटपाट मचाई, वहां से बहुत ज्यादा पैसा जो चीज थी वो लूट के ले गए। ओके, एंड डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया। एंड सीट्स ऑफ लर्निंग, और ऐसे मतलब सीट्स ऑफ लर्निंग का मतलब जहाँ पे लोगों को चीजें सिखाई जाती थी, इस तरीके के कुछ सेंटर्स थे उनको भी उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। सक्सेशंस, द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सुल्तान्स वर ऑफन वायलेंट। अगर कोई सक्सेशन को मतलब कि जैसे आपके पिताजी खत्म हो जाते तो आपका बेटे को वो चीज मिल जाती है, वो गद्दी मिल जाती है, वो सीट मिल जाती है। तो इस तरीके से इसको भी इन्होंने हिंसात्मक किया। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू सुल्तान, ये भी बहुत ज्यादा हिंसात्मक रहा। ऑलमोस्ट 2 सुल्तान्स आउट ऑफ 3 सीज पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रेडेसेसर्स। उस 2 में मतलब 3 में से 2 सुल्तान थे, वही उनको भी जिन्होंने पावर हड़प ली थी उनको भी हटा दिया गया उनके प्रेडेसेसर से। सो दैट द सुल्तान एवरेज वाज हार्डली मोर, और मुश्किल से कोई भी सुल्तान जो अगर वो टिकता भी था वहां पे सिर्फ 9 साल तक ही राज कर पाया होगा, उससे ज्यादा राज नहीं कर पाता था। ये फिगर है 2.6। एक कॉइन मिंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी ने इस कॉइन को क्या किया था, मिंट करके बनाया था। विच बेस इंस्क्रिप्शन सिकंदर सेनी, जिसमें इंस्क्रिप्शन पे सिकंदर सेनी की जो है वो फोटो दिखाई गई है। और द सेकेंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन,
और सिकंदर सैनी जो है उनकी मतलब कि उन उस पे उनका इंस्क्रिप्शन बनाया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी को जो है सेकंड अलेक्जेंडर बोला गया है पर्शियन के अंदर। ओके, let's explore looking at figure 2.6. Why do you think Alauddin Khilji called himself as the second Alexander? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है सेकंड अलेक्जेंडर क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने कॉइन्स को मिंट कर अपने सिक्के जो है बनवाए थे खुद के, इस वजह से। At the turn of 14th century, Alauddin Khilji conducted military campaigns over large areas of north and central India. जब आप देखेंगे 14th सेंचुरी का जब टाइम आ गया था, तब अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियान किए। ठीक है, बहुत सारी जो हमारी फौज की सेना जो है वो तैयार हो गई थी। उसने लार्ज एरिया जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे वसूले, लूटपाट की। ठीक है, बहुत सारा पैसा चुराया और कई शहरों के अंदर वो लोग गए। एट द सेम टाइम ही आल्सो रिपेल सेवरल इन्वेजन बाय मंगोल फोर्स। उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आक्रमण कर रहे थे उनके ऊपर क्या किया, उनको वहां से हटा दिया गया। Who were trying to add India to the vast Mongol Empire, और वो चाह रहे थे कि जो मंगोल का एम्पायर है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाए। इट कवर मोस्ट ऑफ एशिया एट द टाइम, और वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा एशिया का जो एरिया है वो कवर्ड हो जाए इस टाइम पे। हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर एक्सपेंडेड द दिल्ली सुल्तानेट। जो उनके जो स्लेव थे जनरल मलिक काफूर, उन्होंने क्या किया, सुल्तान वाला जो मलिक काफूर जो थे ये स्लेव थे, किसी के गुलाम थे सुल्तान पीरियड के दौरान। तो ये चाहते थे जो साउथ में जो एरिया है उसको वहां पे अपना एरिया बढ़ा लिया जाए, अपना किंगडम जो है उसको बड़ा कर लिया जाए, वहां के एरिया को जीत लिया जाए। कॉन्करिंग सेवरल किंगडम्स ऑन द वे, साउथ वाले रीजन में बहुत सारे जो किंगडम्स हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया जाए। दे प्लंडर वेल्थ, बहुत सारा पैसा वहां से लूट लिया जाए। हेल्प फाइनेंस द सुल्तानेस एनर्वस मिलिट्री अपरेटस, और उससे क्या होता था, वहीं से पैसा लूट पाट के क्या करते थे, वो अपने मिलिट्री के ऊपर खर्चा करते थे, जिससे कि उनकी जो मिलिट्री है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो जाए ही। और उनके जो उनके अप्लायंस, जो भी उनके हथियार, वेपन, जो भी चीजें यूज होती थी, वो सब पैसा लूट पाट के जो पैसा लाते थे वो पैसा मिलिट्री पे खर्च करते थे। ही ऑल्सो अटैक अ नंबर ऑफ हिंदू सेंटर्स सच एज श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। और उन्होंने बहुत सारे जो हिंदू के केंद्र बने हुए थे जैसे श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वर, इन पे भी बहुत ज्यादा आक्रमण किया था। Let us explore what kind of resources do you think were needed to maintain an army and wage war in those days? किस तरीके के resources उस टाइम पे चाहिए थे कि अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए और युद्ध में लड़ाई करने के लिए किस तरीके के वेपन्स चाहिए थे, और किस तरीके से वो लोग पेड करते थे जो सोल्जर्स उसमें मतलब कि आर्मी में जाते थे। डिस्कस इन ग्रुप द वेस्ट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, और आप ये एक ग्रुप बना के ये इस तरीके का ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके के खर्चे होते होंगे। फ्रॉम वेपन से, और फूड फॉर सोल्जर्स को खाना खिलाया जाता था, और जो एनिमल्स यूज किए जाते थे लड़ाई के दौरान, रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता था इसके लिए। ओके, A few decades later, Muhammad bin Tughlaq ruled Delhi and expanded the Delhi Sultanate territories further. कुछ डिकेड्स के बाद, इट मीन्स 10 ईयर्स के बाद, जो मोहम्मद बिन तुगलक आए उन्होंने दिल्ली पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, और जो दिल्ली के आसपास जो एरिया था वहाँ पे अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा बढ़ा लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन एम्पायर, मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज नाउ अंडर वन रूलर। उस टाइम पे क्या था, पहली बार आप देखेंगे, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे वहाँ पे मौर्यन एम्पायर देखने को मिला था, और बहुत सारे जो सब कॉन्टिनेंट थे वहाँ पे और भी कंट्रीज वगैरह थी वो एक रूलर के अंडर में आ गई थी। ऑल्दो दिस डोमिनेंस वाज सिग्निफिकेंट, और ये इस तरीके का जो डोमिनेंस उन्होंने किया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इट्स प्रूव टू बी शॉर्ट लिव, लेकिन ये वो बहुत ही कम समय तक इस तरीके का डोमिनेंस रहा मोहम्मद बिन तुगलक का। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम्स, और मोहम्मद बिन तुगलक के जो है जो स्कीम्स वो बनाते थे, जो प्लान्स वो करते थे, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते थे कि नहीं इस तरीके से करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे, हम सक्सेस होंगे। बट दे वर ऑफन पुअरली एग्जीक्यूटेड, लेकिन उनके प्लान्स जो वो बनाते थे ना वो पूरी
कामयाब नहीं हो पाते थे, उनमें उनमें उनको सक्सेस नहीं मिलती थी। वन सच वाज मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। एक टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल जो थी दिल्ली से उसको दौलताबाद शिफ्ट कर दी। ओके, उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। देन कॉल्ड देवागिरी नियर प्रेजेंट डे संभाजी नगर, और आज जो है उसको देवगिरी भी बोला जाता है, जो कि संभाजी नगर के आसपास है। Perhaps he thought its more central location would offer better control of the empire। और उनका मानना यह था कि अगर हमारा ये लोकेशन अगर हमारे यहाँ पे होगी तो हम यहाँ पे इस एरिया से जो है हम बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने एम्पायर पे कंट्रोल कर पाएंगे और बहुत ज्यादा टेरिटरीज को जो है अपने कब्जे में ले लेंगे और हमारा एम्पायर जो है बड़ा हो जाएगा। द पीपल वर फोर्स्ड टू ट्रेवल ओवर 1000 किलोमीटर एंड अ फ्यू इयर्स लेटर एज हिज प्लान मिसफायर। और वो लोगों को फोर्स करते थे कि तुम 1000 किलोमीटर तक जाओ। कुछ सालों बाद उनके जो प्लान उन्होंने बनाए थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, कोई कामयाब नहीं हुआ उनका प्लान। ही शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने जो कैपिटल जो है दिल्ली को जो है दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, वापस से वो दिल्ली में शिफ्ट, मतलब दौलताबाद से फिर दिल्ली आ गए वो। ओके, बोथ ट्रांसफर रिजल्ट इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस। और उसके वजह से दोनों जो ट्रांसफर हुए थे दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, इसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी जो है उनको भी बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से जो है उनको बहुत ज्यादा उनका पैसा खर्च हो गया, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। तो मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। ये जो मैप है हमारा, इसमें मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ कि दिल्ली से दौलताबाद जो कैपिटल है वो कैसे शिफ्ट हो रही थी। ये थी तुगलक की कैपिटल दिल्ली, वो यहाँ दौलताबाद शिफ्ट करे थे, वो दौलताबाद उन्होंने शिफ्ट की, फिर वापस से उन्होंने क्या किया, दौलताबाद से दिल्ली जाने की कोशिश की। ठीक है, तो वो इसीलिए यहाँ पे ये सेंट्रल इंडिया में अगर वो रूल करते ना, तो यहाँ पे रूल करने से तो वो इधर भी अपना पूरी तरफ क्या करते, वो अपना कब्जा जमा लेते, बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अपना एरिया को एक्सपेंड कर सकते थे। इसी वजह से जो है उन्होंने दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट किया था। ओके, अनदर इंस्टेंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। दूसरा एक चीज और इसका हम जो हमारा मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उनको सक्सेस क्यों नहीं मिली थी, दूसरा रीजन हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज तो उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, दूसरी चीज थी कि उन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी का यूज किया था। वे चीप कॉपर कॉइन्स वर डिक्लेयर टू बी टोकन, जहाँ पे जो सस्ते सस्ते तांबे के जो सिक्के होते थे ना उनको टोकन्स मान लिया गया था और उनकी वैल्यू सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स के बराबर कर दी गई थी। ऑल्दो दिस वाज अ प्रोग्रेसिव आइडिया, ये एक बहुत अच्छा आइडिया तो था जिससे कि हमें मतलब कि प्रोग्रेस होगी इससे। मोस्ट ऑफ करेंसी टुडे इज एक्चुअली टोकन, लेकिन बहुत सारी जो करेंसी जो थी, आज भी अगर हम जो करेंसी हम यूज करते हैं उसमें टोकन्स भी होते हैं। एट द टाइम इट दिस क्रिएटेड कंफ्यूजन इन द ट्रेड एंड एनकरेज पीपल टू काउंटरफिट कॉपर कॉइन्स। और इस तरीके से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, जो व्यापार होता था उसमें भी ये लोग क्या करने लग गए थे, इन्हीं कॉइन्स का यूज करने लगे थे, लोगों को बोल रहे थे और उन्होंने लोगों को फोर्स किया तुम इसी तरीके के क्या करो, नकली के कॉपर के कॉइन्स बनाओ। ठीक है, तो लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि इस तरीके से काउंटरफिट करो कॉपर कॉइन्स को, घर में इसी तरीके के नकली के और ज्यादा जो है इनके डुप्लीकेट कॉइन्स बनाओ, ऑल ऑफ विच कॉज द इकोनॉमी टू डिक्लाइन। इसी वजह से जो है इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डूब गई, कोई सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, उनको इकोनॉमी जो थी उनकी डिक्लाइन हो गई कि क्योंकि उन्होंने क्या किया, कॉपर्स के कॉइन्स थे तो उनकी एक और नकली के कॉइन्स बनाने लग गए थे और इस तरह के कॉइन्स बनाने लग गए थे, उससे उन्हें सक्सेस नहीं मिली। द सुल्तान एंड द कोर्ट इलाइट लिव्ड इन लग्जरियस प्लेस। और जो सुल्तान होते थे और जो उनके दरबार में जो लोग हाई पोस्ट पे जो लोग रहते थे, इलाइट मतलब होता है हाई पोस्ट के जो लोग होते थे, वो सब लग्जरियस महल में रहते थे। ठीक है, एंजॉइंग एलिबर्ट क्लोथिंग, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे उनके पास, एंड और बहुत अच्छा खाना वो लोग खाते थे। दिस वेल्थ वॉज लार्जली डिराइव फ्रॉम प्लंडर फ्रॉम द मिलिट्री कंपेनियंस। और जो ये जो पैसा आता था, जैसे ये लोग ऐशो आराम करते थे, वो सब पैसा मिलिट्री कंपेनियन से लूट लूट के आता था। ठीक है, टैक्स लेवाई ऑन कॉमन पीपल, या तो प्लंडर किया जाता था मिलिट्री कंपेनियन से, या फिर जो कॉमन पीपल लोग होते थे उनको टैक्स पे करना पड़ता, वहां से पैसा रहता। कॉन्कर रीजन्स बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में कर लेते थे। एंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड, और वो लोग स्लेव ट्रेड भी करते थे। स्लेव ट्रेड क्या होता है, इसमें वो लोग ऐसा करते थे, स्लेव ट्रेड का मतलब होता है कि किसी और कंट्री से जो है लोगों को लेके आते थे और फिर अपनी कंट्री से जहां वो लेके आए हैं वहां से दूसरी कंट्री में क्या करते थे, उनको पैसे में बेच देते थे।
तो उनको सस्ती लेबर मिल जाती थी। ठीक है, enslaved people provide free labor or were sent to distant central asia to be sold। वो सेंट्रल एशिया में क्या करते थे, लोगों को आते थे, ठीक है, बंदी बना लेते थे और उन्हें दूसरे देश में जाके बेचते थे, तो उन्हें फ्री लेबर मिल, मतलब कि इस तरीके से वो पैसा कमाते थे। ओके, बट plunder in turn affected trade networks and agriculture products। और बाद में जो लूटपाट का जो उन्होंने लूटपाट की थी ना, उसका प्रभाव जो है ट्रेड पे भी बहुत ज्यादा पड़ने लगा था, उनके व्यापार के जो नेटवर्क्स थे उस पे, और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लग गया था। दिस पीरियड आल्सो विटनेस न्यूमरस अटैक्स ऑन सैक्रेड और revered images in Buddhist, Jain and Hindu temples, such as destruction was motivated not just by plunder but also by iconoclasm। आप देखेंगे तो ये जो विटनेस है, जो ये जो काल है, इस समय के दौरान जो है बहुत सारे अटैक्स जो हैं हमारे धार्मिक मूर्तियों पे भी पड़े, जो हमारे रिलीजन्स थे उन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था इस चीज का। बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू के जो टेम्पल्स थे उनको भी क्या किया उन्होंने, उनमें उनको भी तबाह कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया वहां पे, और उनको भी क्या कर दिया, लूटपाट कर ली वहां से भी, और उनको पूरा नष्ट कर दिया। आइकोनोक्लाज्म का मतलब क्या होता है, द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडोलेट्रस। उन्हें कि जो भी हमारे बुद्धिस्ट धर्म के, जैन धर्म के, जो हिंदूज की जो मूर्तियां होती थी ना, उनकी मूर्तियों को भी उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एकदम तबाह कर दिया। Think about it. Why do we use the term image rather than common terms like idol और icon? जो हम टर्म इमेज को यूज कर रहे हैं, राइट, हम जो इमेज जो टर्म यूज कर रहे हैं कॉमन टर्म्स आइडल और आइकॉन की जगह, द लेटर टू टर्म्स आर कंसिडर पैरोजेटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। बाद में तो दो टर्म्स आए थे जुडाइज्म के कॉन्टेक्स्ट में और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में, उनके संदर्भ में जो है इन शब्दों को यूज किया जाने लगा। हुज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स कंडेम आइडोलिटी और द वर्शिप ऑफ आइडल्स और आइकॉन्स। और उसमें क्या किया जाता था, आइडोलिटी जो थी, उन्होंने जो मूर्ति पूजा वगैरह था उसको ऑर्थोडॉक्स मांगना था, ठीक है, उसको बिल्कुल खत्म ही करने की कोशिश कर दी थी। इंडियाज क्लासिकल टेक्स्ट यूज्ड वर्ड्स लाइक मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूपा। इंडिया के जो हमारे भारतीय जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें इस तरीके के वर्ड को यूज किया गया है, मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूपा, टू डेजिग्नेट इमेजेस ऑफन स्टैचूज यूज्ड फॉर वर्शिप इन टेम्पल्स और होम। और इस तरीके की जो इमेजेस होती थी, स्टैचूज होते थे, उनको घरों में, मंदिरों में रखे पूजा जाता था। इन इंग्लिश इमेज इज अ न्यूट्रल टर्म। और इंग्लिश में इमेज को न्यूट्रल टर्म बताया है, मतलब इमेज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज की इमेज हो सकती है। Some of the sultans also imposed the jizya or a tax on non-Muslim subject to grant them protection and exemption from military services। कुछ सुल्तान्स के ऊपर क्या किया था, उन्होंने जजिया टैक्स लगा दिया था, ऐसे लोगों पे लगा दिया था कि जो कि नॉन मुस्लिम थे, ठीक है, कि उनको वो प्रोटेक्शन मिल सके और मिलिट्री सर्विस जो है वो एग्जाम्पशन हो सके उसके लिए। In practice, depending on the ruler, this discriminatory tax would be a source of economic burden and public humiliation and form a financial and social incentive for subjects to convert to Islam। और आप देखेंगे इस तरीके के जो रूलर थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स लगाया था और लोगों के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन डाल दिया था। मतलब उन्होंने क्या किया था, जजिया जो टैक्स लगाया था वो नॉन मुस्लिम पे लगाया था, तो इस तरीके के वो एक इकोनॉमिक बर्डन का उन्होंने सोर्स डाल दिया था, लोगों को बहुत ज्यादा अपमानित किया था। और फिर उन्होंने एक फाइनेंशियल और सोशल इंसेंटिव भी लोगों के ऊपर थोपने शुरू कर दिए थे। किस तरीके से, उन्होंने, उनका कहना ये था कि अगर आप इस तरीके से अगर हमें टैक्स नहीं पे करोगे तो आप हमारा जो इस्लाम धर्म है उसमें आप कन्वर्ट हो जाएगी। At the end of 14th century, Timur, a brutal Turkic मुगल कॉन्करर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, 14th सेंचुरी के जब अंत हुआ तो तिमूर जो था वो टर्किक मोंगल कॉन्करर था, उसने जो है सेंट्रल एशिया वाले पार्ट को जो है वो किसी न किसी तरीके से हड़प लिया था, जीत लिया था। इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और फिर जाके नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले पार्ट पे आक्रमण कर दिया था। एंड लॉन्च अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन दिल्ली। फिर इस तरीके से जो है उन्होंने पूरा जो है पूरी तरीके से जो है दिल्ली पे अटैक कर लिया था। देन अ थ्राइविंग सिटी जो है इतनी फल फूल रही थी। एज ही रोट इन हिज मेमोयर्स, उन्होंने अपनी मेमोयर्स में लिखा है, his twofold objective was to wage war with the infidels and to gain something by plundering the wealth of the infidels। उसका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो है लूटपाट करनी है, पैसा कमाना है, ठीक है, ये उसका उन लोगों का मोटिव था।
लार्ज नंबर्स वर किल्ड और एनस्लेव, बहुत सारे लोग इस चीज में मारे गए थे और बहुत सारे लोगों को उसने गुलाम बना लिया था। एंड द सिटी वाज लेफ्ट इन रून्स, और सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तिमूर सोन विड्रू फ्रॉम इंडिया एंड विद ह्यूज प्लंडर, फिर तिमूर जो है वहां से इंडिया से जो है छोड़ के भाग जाता है और अपने साथ बहुत ज़्यादा विद ह्यूज प्लंडर, बहुत सारी उसने लूटपाट की होती है। लिविंग क्योर्स बिहाइंड इन द आफ्टरमैथ द लोधीज इमर्ज एंड एस्टेब्लिश द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। इस तरीके से आप देखेंगे लोधी जो है वो इमर्ज हो जाते हैं, लोधी डायनेस्टी आ जाती है, और जो लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सुल्तान में आप देखेंगे वो लोधी डायनेस्टी रही है। By them, however, its territory has shrunk considerably in the face of increasing resistance from other states and kingdoms from within India. लेकिन इसकी जो टेरिटरी है, जो इसका एरिया है, वो भी श्रंक हो कम होने लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने लग गया था। दूसरी स्टेट से जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे, और जो किंगडम जो बने हुए थे उनको भी क्या कर रहे थे, उन पर भी दबाव बना रहे थे। तो इस तरीके से जो है जी लोधी डायनेस्टी जो है ये भी श्रिंक हो गई थी। ओके, रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सुल्तानेट। अब जो है हम देखने वाले हैं कैसे जो है दिल्ली सुल्तानेट, जो दिल्ली सल्तनत था उसमें रुकावट आई थी। थ्रू आउट इट्स रूल द दिल्ली सल्तनत फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। जब इनका राज्य चल रहा था दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने भी बहुत सारी रुकावटें जो हैं कई कई तरीकों से फेस की थी। वाइल मैनी किंगडम्स फेल इनटू इट नेट, बहुत सारे किंगडम थे वो जाल में फंस गए थे। और फेल टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम। सी फिगर 2.3 में ईस्टर्न गंगा किंगडम मैंने आपको दिखाया था, जो कि नरसिंह देव राव ने उस पे उनका था। ऑफ कलिंगा विच इंक्लूडेड प्रेजेंट उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल, जो कि ईस्टर्न गंगा जो किंगडम है वो कलिंगा का पार्ट है, और जो आज जो उड़ीसा और पार्ट्स ऑफ बंगाल उसको और आंध्र प्रदेश वाले पार्ट को ईस्टर्न गंगा किंगडम बोला जाता है। वन ऑफ इट्स रूलर इन द मिड 13th सेंचुरी, उसमें से एक रूलर था 13th सेंचुरी के दौरान, नरसिम्हा देवा फर्स्ट। ठीक है, और कभी कभी इसको नरसिंगा देवा वन भी बोला जाता है। और फॉर द मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कल्चर ब्रिलियंस, और उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी उनके पास, और बहुत ज़्यादा उनके पास कल्चरल ब्रिलियंस था। ही ब्रॉट टू द किंगडम, और उन्होंने अपना किंगडम जो है बहुत एक्सपेंड कर लिया था इस तरीके से। अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग मल्टीपल रोड्स ऑफ द सल्तनत, ही डिफीटेड द दिल्ली सुल्तान गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसी तरीके से उन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली सल्तनत गवर्नर था बंगाल को, उसको हरा दिया था। पार्ली टू कमेमोरेट दीज विक्ट्रीज, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को जीता था, अपनी जीत हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही बिल्ट द फेम सूर्य टेम्पल जो है उसको एक प्रसिद्ध, मतलब वो फेमस हुआ एट कोणार्क में है ये सूर्य जो सूर्य टेम्पल है, जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा में के अंदर है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब वो जीत गए तो उन्होंने जो है सूर्य टेम्पल बनवाया कोणार्क में, और जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा के अंदर है। और आपको फिगर 2.8 दिखाती हूँ मैं। स्टैचू डिपिक्टिंग नरसिम्हा देव वन, इनकी मूर्ति बनाई है नरसिम्हा देव वन की। सिटेड ऑन हिज थ्रोन, अपनी गद्दी पे बैठे हैं। सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स, और इनके आसपास इनके बहुत सारे अटेंडेंट्स बैठे हैं, और म्यूजिशियंस भी हैं इनके। देखो ये म्यूजिशियंस है, इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रखा है। तो इस तरीके से जो इनके स्टैचू को तैयार किया गया था। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।